जब से मैं हाई स्कूल में आया तब से लेकर अब तक मैं डर डर के जीता आया हूं। वो बहुत ही दर्दनाक था। मैंने सफर किया हर दिन ताकि मैं एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जी सकूं, पर कुछ नहीं बदला। साले लूजर, अब तू खुश है ना? हम लोग तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो तेरे फैमिली ने भी नहीं किया तेरे लिए। इसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। सोच तू इतना बेकार है, वो तो तेरा नसीब अच्छा है। मैं तेरे साथ बात करता हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूंगा तू वैसा ही करेगा, समझा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैं गिव अप करने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया। आज का सबसे बड़ा खबर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने बुलीज को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला है। मैंने जो किया वो सही था। वो सब मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने मेरा और मेरे फैमिली का मजाक उड़ाया। मुझे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया। मैं दूसरे विक्टिम से कहना चाहता हूं, उठो और वही करो जो मैंने किया। मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले। मैं सब ठीक करके ही रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं बेसहारा था और मुझे मेरे सर्वाइवल के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। जब मुझे स्कूल में सब लोग बुली करते थे। जन्मदिन मुबारक लूजर। चल अब जमीन में जो केक का टुकड़ा पड़ा है वो उठा के खाना शुरू कर। ओह, कितना गंदा दिख रहा तू, बिल्कुल एक सुअर जैसा। तो दोस्तों, हमारे स्कूल का सबसे बड़ा लूजर का आज बर्थडे है। चल अब हंस अच्छे से। मैं स्कूल नहीं आना चाहता। हाई स्कूल में आने का क्या फायदा जब हर रोज मेरे साथ यही होता रहता है। सब लोग हर रोज मुझ पे हंसते हैं। मेरा मजाक उड़ाना जैसे उनका टाइम पास है, और यहाँ मैं लाचार, कमजोर। कभी कभी लगता है मुझे खुद को खत्म कर देना चाहिए। मुझ पर मत हंसो, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मेरा क्या दोष था? क्या मैं इसी लायक हूँ? मैं कमजोर था, मैं डरता था उन लोगों से और चुपचाप सब सहता था। लेकिन अब एक एक को जवाब देने का समय आ चुका है। कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर एक लड़ाई के बीच में है। वो अपने पास के बारे में सोचता है, उस वक्त जब वो स्ट्रगल की वजह से सब कुछ छोड़ना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि वो सब कुछ कैसे ठीक कर सकता है। अब हम देखते हैं कि वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खड़ा है, सब उसके पीछे और आस पास है। वो कहता है, अगर कोई भी मुझे गलत कहेगा तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया था। फिर सीन एक स्कूल में शिफ्ट होता है। वहाँ एक लड़का डोडू बैठा हुआ है। वो कहता है, मुझे जल्द ही खुद को खत्म करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इस नफरत भरी स्कूल लाइफ के बारे में लिखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कई बच्चे उसके लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे जमीन पर रौंद रहे हैं। वे उसे बहुत पीटते हैं। यिम से जून तक सभी और उसे जमीन से गंदा केक खाने के लिए मजबूर करते हैं। वे उसका ह्यूमिलिएशन करते हैं और उसके साथ फोटो लेते हैं। डोअन ये सब अपनी नोटबुक में लिख रहा होता है। फिर हम उसी दिन के और सीन्स देखते हैं। डोअन और उसके बडीज डोडू को और भी परेशान करते हैं और कहते हैं, कल फिर केक लाना, तेरा अगले साल का बर्थडे भी अभी से सेलिब्रेट करेंगे। क्लास की घंटी बजती है। डोअन और उसके दोस्त जल्दी से क्लास में पहुंचने के लिए चले जाते हैं ताकि टीचर उन्हें डांट ना लगाए। इस बीच डोडू धीरे धीरे उठता है और क्लास की तरफ लौटता है। वहां टीचर उसे लेट आने के लिए डांटता है। क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स उसकी हालत पर हंसते हैं। उसे अंदाजा लग चुका था कि उसे फिर से बुली किया गया है। एक स्टूडेंट कहता है, डोडू, तू अपनी जिंदगी खत्म कर ले, इतना सब सहने का बजाय अच्छा वही होगा। डोडू ये सब नोटबुक में लिखता है और कहता है, अगर फाइनल विल लिखने का कोई कंपटीशन होता तो मैं उसमें पहला प्राइज जीतता। फिर वो सोचता है कि उसके इस कदम से डुआन की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। वो कहता है, मैं खुद इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, उसे बर्बाद होते हुए। लेकिन फिर भी डुआन की लाइफ बर्बाद करने के ख्याल से मुझे खुशी मिलती है। वो ये भी सोचता है कि उसके फैमिली की रिएक्शन क्या होगी। उसका ब्रदर जो स्टडी एडिक्ट है,
उसके फ्यूनरल में भी फ्लैश कार्ड से पढ़ रहा होगा। उसकी सिस्टर अपने फोन पर रहेगी। उसके पेरेंट्स उसकी परवाह नहीं करेंगे क्योंकि वो किसी चीज में अच्छा नहीं है। फिर भी वो फैसला करता है कि वो अपने फैमिली को अलविदा कहेगा। शाम को फैमिली डिनर के वक्त डोडू अपनी सिस्टर से पूछता है, मॉम कहाँ है? सिस्टर कहती है, मॉम अभी तक घर नहीं आई। लेकिन डोडू फिर भी अपना फैसला आगे बढ़ाता है। वो अपने डैड से कहता है, माफ करना डैड, मैं आपके लिए बोझ बन गया हूँ। लेकिन डैड उसे सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं, हट जा सामने से नालायक, तू टीवी ब्लॉक कर रहा है। डोडू शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसका ध्यान टीवी पर जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही है। आज का सबसे बड़ा खबर, एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने अपने बुलीज को बहुत ही बुरी तरीके से डोआन मार तुरंत डाला है। न्यूज पर ध्यान देता है। न्यूज में बताया जाता है कि एक लड़का स्कूल में बहुत बुरी तरह बुली किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि मीडिया उस लड़के का इंटरव्यू ले रही है। वो बहुत प्राउड लग रहा है। वो कहता है, मैंने जो किया वो सही था। वो सब मॉन्स्टर्स थे। उन्होंने मेरा और मेरे फैमिली का मजाक उड़ाया। मुझे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सब सरवाइव करने के लिए किया। मैं दूसरे विक्टिम से कहना चाहता हूँ, उठो और वही करो जो मैंने किया। डोआन के डैड कहते हैं, ये लड़का पागल है। बुली करने का मतलब ये नहीं कि तू उन्हें मार सकता है। लेकिन डोडू पूरी तरह इस स्पीच से प्रभावित हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोडू अपने बेडरूम में है। वो कहता है, मुझे खुद को खत्म करना नहीं चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे डोआन और उसके फ्रेंड्स को खत्म करना चाहिए, मुझे बुली करने के लिए। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डोडू अपने क्लासरूम के डेस्क में बैठा हुआ था। तभी वहां डोआन और उसका ग्रुप आ जाता है और डोडू की गर्दन पकड़ लेता है। वो पूछता है, तूने आज केक लाया क्या? बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना तेरा? डोडू स्क्रू ड्राइवर पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो डोआन का चेहरा देखता है, उसका बॉडी जम जाता है। वो इतना डर जाता है कि स्क्रू ड्राइवर छुपाने की कोशिश करता है। डोआन उसे क्लासरूम में पीटता है। डोडू कहता है, पार्टी अभी खत्म नहीं हुआ। डोआन, तू मुझे आज शाम के बाद मिलना। शाम को डोडू स्कूल के बैकयार्ड में डोआन और उसके दोस्तों के साथ जाता है। डोआन कहता है, हम लोगों ने तेरे बर्थडे के लिए बहुत कुछ लाया है। उनके पास लिकर है। डोआन कहता है, तुझे इसे पीना ही पड़ेगा, वरना ये तेरा लास्ट डे होगा। वो एक गंदा कॉकटेल बनाते हैं। उसमें लिकर, गंदे सॉक्स, मिट्टी, थूक और भी गंदगी मिलाया जाता है। डोडू मना करता है तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है। आखिरकार वो पी लेता है, लेकिन फिर उल्टी कर देता है। डोआन कहता है, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तू ये पूरा ना पी ले। वो बार बार वही कॉकटेल बनाते हैं और डोडू को पिलाते हैं, लेकिन वो बार बार उल्टी करता रहता है। जब लिकर खत्म हो जाती है तो डोआन अपने दोस्त को और लाने भेजता है, लेकिन जब डोआन डोडू के चेहरे पर लिकर उड़ेलने लगता है तो डोडू बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो डोआन को धक्का दे देता है। बॉटल टूट जाती है। डोडू भागने लगता है। वो खुद नहीं जानता कि क्यों भाग रहा है, लेकिन भागता है। लेकिन डोआन जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और फिर से पीटता है। चेहरे पर कई मुक्के मारता है, बाल पकड़कर घसीटता है। जैसे जैसे वो घसीटा जा रहा होता है, डोडू सोचता है, मैं डोआन के चेहरे से डरता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे पीछे से हमला करूंगा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सही मौके पर वो डोआन को धक्का दे देता है। डोआन गुस्से में आता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक कार आकर डोआन को कुचल देती है। सब लोग घिर जाते हैं। डोडू डरकर भाग जाता है। अगले दिन डोडू अपने बेड पर सिकुड़ा हुआ है। वो सोच रहा है, क्या मेरे धक्के से डोआन मर गया होगा? वो डरा हुआ है कि अब उसकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई। स्कूल जाते वक्त वो सोचता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आएगी, लेकिन क्लासरूम में सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ डोआन की सीट खाली है। टीचर आता है और अनाउंस करते हैं, सुनो सभी, आज अटेंडेंस लेने से पहले मेरे पास एक सूचना है। हमारे क्लास के एक स्टूडेंट ली डुआन का कल रात एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस का मानना यह है कि वो सड़क के बीच से रोड क्रॉस कर रहा था और एक ट्रक के सामने अचानक से आ गया। उसका चोट काफी गंभीर है, तो सभी बच्चे उसके जल्दी रिकवरी के लिए भगवान से प्रे करो। ये सुन के डोडू थोड़ा मुस्कुराया। डोडू मन ही मन खुश था, लेकिन जब भी वो कल रात की बातें याद करने लगा, उसे गिल्ट महसूस हुआ। उसे ये करना पड़ा सिर्फ एक आम स्कूल लाइफ जीने के लिए। उसका बस इतना ही चाहत था। वो मन में सोचने लगा,
आज मुझे बहुत मजा आया स्कूल में। एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जो इतने दिन मुझसे छीना गया था। एक ऑर्डिनरी क्लास, रेगुलर लंच ब्रेक, जहां मुझे सताने के लिए कोई नहीं है। कितने दिन हो गए मुझे नोबेल पढ़े हुए। जब से मैं हाई स्कूल में आया तब से लेकर एक ऑर्डिनरी स्कूल लाइफ, यही तो मैं चाहता था। ये सब मुझसे छीन लिया गया था इतने टाइम तक। मैं जानता हूँ ये सब होने में बहुत देर लग गया है। अब बस जिंदगी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसका एक क्लासमेट आ गया। उसने पूछा, ओए डोडू, सच बताना, तूने ही कल रात डोआन को धक्का दिया था ना? डोडू हैरान होकर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके दूसरे क्लासमेट ने फिर मजाक में बोला, अरे नहीं, ये बस मजाक कर रहा तेरे साथ। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगे। जाते हुए उन दोनों में कुछ बात हो रहा था। कल रात ही उसके साथ डोआन के क्रू का पंगा हुआ था, और तुझे लगता है इस फट्टू में उतना हिम्मत है? किसको पता था जब एक लूजर का सब्र का बांध टूटता है तो वो किस मुकाम पे पहुंच सकता है। डोडू ने नोटिस किया आज डोआन के एब्सेंस पे क्लास का माहौल काफी शांत है। जो स्टूडेंट्स उसके साथ पहले बुली होता था वो भी आज कंफर्टेबल नजर आ रहा है। डोडू मन ही मन ये सोच रहा था। तब अचानक से एक पुलिस कार स्कूल के अंदर आते हुए दिखता। क्लास टीचर डोडू को ऑफिस बुलाता है। ये सुन के डोडू घबरा जाता है। ऑफिस रूम में पुलिस डोडू को हथकड़ियां पहनाता। एक ऑफिसर कहता है, तुमने ली डुआन को जान से मारने की कोशिश की है। उसके जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें अपनी बात पेश करने का मौका दिया जाएगा पुलिस स्टेशन में। उसका क्लास टीचर हैरान नजर आता है। फिर पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर दिखाता है कल रात के इंसिडेंट का एक सीसीटीवी फुटेज, जहां साफ नजर आता है डोडू ने डोआन को धक्का दिया था। टीचर बोलता है, हाय डोडू, तुम कैसे? ये सब? तुम तो एक नॉर्मल बच्चे थे। डोडू के पास उसका जवाब नहीं होता। डोडू मन ही मन कहता है, शायद भगवान यही चाहता है और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझ जैसे इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। सच्चाई बहुत कड़वा होता है। जैसा फिल्म या टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है उससे काफी अलग। अब सोसाइटी हमेशा सिर्फ तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए ताने देगा, एक ऐसा बोझ जो हमेशा तुम्हारे दिल को कुचलता रहेगा। फिर हमें कोर्ट का हॉल रूम दिखाया जाता है जहां जज अपना फैसला सुनाता है। हमारे बीच एक स्टूडेंट है, यिम डोडू, जिसने ली डुआन को चलती हुई रोड में धक्का दिया था, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ। ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है जो बहुत ही सीरियस क्राइम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हालांकि यिम डोडू को उस दिन बुली किया गया था और उसको अल्कोहल भी दिया गया था उस दिन। इसके चलते उसे 2 साल का प्रोबेशन यानी पुलिस के कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। उसका परिवार भी उसके साथ ही आया था, जो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। उसके पापा ने उसके स्कूल में जाने के लिए मना कर दिया और उसे खुद ही स्कूल जाने को बोला। डोडू को पता चल गया था उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। स्कूल पहुंचते ही उसे और भी बड़ा झटका लगा। उसे पता चला उस इंसिडेंट की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। वो जब स्कूल के बाहर आया तो स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स उसके साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव कर रहा था। साले को स्कूल में कौन घुसने दिया? इसे देख के ही मुझे पीटने का मन करता है। सच अ क्रीप, इसको देख के ही मुझे घृणा आती है। मुझे तो पहले से पता था ये बहुत बड़ा सनकी है। अब तो लगता है डुआन इसे बुली करके अच्छा ही करता था। डोडू चुपचाप वो सब सहता रहा। वो मन ही मन सोचने लगा, तुम लोगों ने कभी नहीं झेला कि बुली होना कैसा लगता है, और फिर भी यहाँ मुझे जज कर रहे हो। उसे अब लगने लगा कि उसके घर वालों के अलावा और कोई उसका परवाह नहीं करता। वो स्कूल से सीधा अपने घर के लिए निकला। घर पहुंचते ही गेट पे उसका डैड खड़ा था। उसके घर आते देख उसके डैड ने बोला, तू निकल जा इस घर से। डोडू ये सुन के मानो उसके पैरों तले जमीन हिल गया। डोडू रोने लगा और बिना कुछ बोले घर से निकल गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। डोडू अपने अपार्टमेंट के बाहर चलते हुए सोच रहा था उसके परिवार वाले कितनी आसानी से उसे घर से निकल जाने को बोला। वो जिद ले लिया था कि घर वापस नहीं जाएगा। डोडू बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था, पर अब उसके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तभी वहां कुछ लड़के आ जाता है। डोडू उनको जानता है। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो डोअन के साथ डोडू को बुली करता था। उनमें से एक लड़के ने कहा, जो तूने डुआन के साथ किया है उसके बाद तुझे ऐसे ही हम जाने नहीं देंगे। और फिर उसे पीटने लगे। उन लोगों के हाथ में अम्ब्रेला था, उसी से वो लोग डोडू की पिटाई करने लगे। डोडू बहुत लाचार नजर आ रहा था। वहां बहुत सारे लड़के थे।
ऐसे में वो चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक लड़का उसके सर पे अपना जूता रगड़ते हुए बोलता है, तूने जो डुआन के साथ किया है उसके लिए तुझे माफी मांगना होगा, वो भी कुत्तों की तरह। और तुझसे बेहतर ये किसको पता होगा कि जब तक तू अच्छे से माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग तुझे पीटते रहेंगे। डोडू सोचता है, क्या मैं डुआन को धक्का देके डुआन से भी घटिया इंसान बन गया? जब डुआन ने मुझे उस दिन मेटाफोरिकल क्लिफ से धकेला था तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम लोगों ने पहले बुली किया था। एक लड़का ये सुन के काफी गुस्से में आकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके फेस पे लगातार पंचेस मारता है। डोडू के पास एक ईंट का टुकड़ा पड़ा होता है। वो उसे उठाता है और बुली को इतना जोर से मारता है कि वो खून में लथपथ हो जाता है। डोडू कहता है, मैं अब किसी चीज का पछतावा नहीं करूंगा। मैं अब से दूसरों को खत्म करता रहूंगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। चैप्टर का शुरुआत होता है उसी कंस्ट्रक्शन साइट से जहां डाजुन अकेला था और डुआन के क्रू पूरे झुंड में उसे घेर लिया था। डाजुन के पास वो ईंट का सहारा था, उससे वो हमला करना चाहा, लेकिन तभी पीछे से एक लड़के ने डाजुन के सर पर जोरदार वार किया। एक लड़का उसका बाल पकड़ा और फिर उसका चेहरा सामने किया। डाजुन अपने मन में ये सोच रहा कि काश वो ताकतवर होता। उस लड़के के हाथ में जो स्टिक था उससे वो डाजुन के आंख पर हमला करने ही वाला था। तभी पीछे से एक आवाज आया, ओए, कौन हो बे तुम लोग, और मेरे घर में बिना बताए क्या कर रहे हो? जल्दी कट लो यहाँ से ताकि मैं शांति से डिनर कर सकूं। वो लोग हैरान थे। एक अकेला बंदा आके बोल रहा, ये कंस्ट्रक्शन साइट उसका घर है और वो सबको धमका भी रहा है। ये देख के वो लोग हंसने लगे और उसका भी मजाक उड़ाने लगे। ग्रुप में से एक लड़के ने बोला, साले भिखारी, तू अचानक बीच में कहां से टपक पड़ा? अच्छे से बोल रहा हूँ, चुपचाप निकल ले यहाँ से। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही मेरा घर है। ये सुन के ग्रुप में से एक लड़का बहुत गुस्से में उस लड़के की तरफ आ रहा होता है, पर अचानक वो लड़का खुद ही चले जाने का फैसला लेता है। जो लड़का उसे मारने आया था वो भी हैरान था। उसने बोला, देखा मेरे आते ही कैसे ये डरपोक की तरह भाग रहा। उस लड़के की बात खत्म भी नहीं हुआ था। तभी अचानक से उस लंबे बाल वाले लड़के ने अपना नूडल्स उस लड़के के मुंह पर फेंका। जो लड़का उसके पीछे से आ रहा था वो भी ये देखकर हैरान था वो कुछ कर पाता। उसके पहले ही एक जोरदार लात उसके मुंह पर पड़ता है। उस ग्रुप के सारे लड़के गुस्से में आकर डजुन को छोड़ के उस बंदे पर हमला करता है, पर वो लड़का अकेले ही सबको पीटने लगता है। किसी को किक करता है तो किसी को पंच करता है। कई लड़के तो उस पर स्टिक से हमला करने आते हैं, पर उसका बचने का अंदाज और उसका मूव्स बिल्कुल एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर की तरह था। वो सभी के अटैक्स को फुर्ती से डॉज करता। ये देख के उस ग्रुप में एक लड़के को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में आकर वो उस पर हमला करने आता और वो बोलता है, कमीने, तू नहीं बचेगा। पर वो लड़का उसे रोकता है। वो बोलता है, तुम लोग पहले ही नंबर में मेरे से ज्यादा हो और तुम लोगों के पास तो हथियार भी थे। ये कहाँ का रूल हुआ? अब तो मुझे भी मेरा हथियार तुझ पर आजमाना पड़ेगा। वो लड़का एक पेपर से रोल किया हुआ एक चॉपस्टिक उस लड़के के मुंह पर फेंकता है और फिर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता। उस लड़के के मुंह पर चॉपस्टिक का निशान पड़ जाता है। यह सब डाजुन ध्यान से देख रहा था। वो मन में सोचने लगा, ये लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने अकेले ही डुआन के पूरे क्रू को हरा दिया। डुआन के क्रू वहां से भागने लगता है। दाजून उस लड़के को शुक्रिया कहता है, लेकिन वो लड़का दाजून के ऊपर ही भड़क जाता है और वहां से चले जाने को बोलता है। वो लड़का गुस्सा था क्योंकि उसका डिनर था वो रामेन नूडल्स और वो इस फाइट के दौरान फेंक दिया गया था उस लड़के से। दाजून ये सुन लेता है। वो उसे बोलता है कि वो उसे रामेन नूडल्स खरीद के देगा, पर उसे उसकी बात सुनना पड़ेगा। अगले सीन में वो दोनों एक नूडल्स शॉप के बाहर बैठा हुआ था। दाजून ने अपना स्टोरी उसे बताया, स्कूल में उसके साथ जो हो रहा था, फिर डुआन का एक्सीडेंट, फिर स्कूल से एक्सपेल्ड किया गया और घर से निकाला गया, सब कुछ। ये सुन के उसने बोला, तेरे जिंदगी के तो लगे पड़े हैं। पहले ही उन लोगों के साथ तेरा 36 का आखरा था, उसके बाद स्कूल से भी निकाल दिया, पर अच्छा किया तूने उस कमीने को धक्का देकर। क्या नाम बोला था? ली डुआन या जो भी। जब तक तू इन जैसे कमीनों को पलट के जवाब नहीं देगा
तब तक ये लोग तुझे तंग करना बंद नहीं करेंगे। दाजुन बोलता है। फिर मुझे भी सिखाओ तुम्हारी तरह फाइट करना। वो लड़का बोलता है। बिल्कुल नहीं। दाजुन ये सुन के शॉक हो गया। उसने बोला, इसके पीछे अलग वजह है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? ऐसा समझ तू एक फूल है जो एक घर के अंदर ही बड़ा हुआ, जो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ आ रहा है, जिसने कभी किसी संघर्ष का सामना नहीं किया अभी तक। तुझे पहले ये सब समझना होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा कि तू यहाँ आसानी से मर जाएगा। इसलिए ये लड़ाई झगड़े का ख्याल छोड़ दे। मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत मेहनत करूंगा। वो लड़का दाजुन की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने बोला, सुन मेरी बात, तू अभी तैयार नहीं है, इसलिए घर वापस चला जा। और हाँ, अगर मैंने देखा तू फिर से मेरे पीछे आ रहा तो बहुत मारूंगा। दाजुन परेशान नजर आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा उसका जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। पर वो इतनी जल्दी हार नहीं माना। उसने उस लड़के का पीछा करना शुरू किया। उसे पता था अगर वो उस लड़के को पीछा करते हुए पकड़ा गया तो उसे बहुत मार पड़ेगा। फिर भी वो मार खाने के लिए तैयार था। उसका इरादा पक्का था कि उसे ताकतवर बनना है और उसके बुलीज को हराना है, और इसके लिए दाजुन को उस लड़के जितना ताकतवर बनना होगा। वो लड़का जो कर रहा था दाजुन भी वो सब करने लगा, जैसे डस्टबिन से कपड़े उठाकर पहनना, बिल्लियों का खाना चुराकर खाने लगा, सड़कों पर सोना। दाजुन को पता चला कि बेघर लोगों की जिंदगी कितना मुसीबत से भरा हुआ होता है। दाजुन ने देखा वो लड़का एक गली में मुड़ा। उसने देखा वो लंबे बाल वाला लड़का कुछ लड़कों को पीट रहा है। असल में उन लड़कों ने ही पहले उसे मारने की कोशिश की, बिना जाने कि वो अकेला उन सब से ज्यादा ताकतवर है। दाजुन उसे देखकर मन में सोचने लगा, अगर वो उस लड़के जितना ताकतवर होता तो वो उसके बुलीज से अपना बदला ले पाता। पर इसी देखने के चक्कर में दाजुन उस लड़के के नजर में आ जाता है। वो लड़का फिर से चलने लगता है। कुछ ही दूर जाकर वो लड़का अचानक रुक जाता है और दाजुन से कहता है, बस और कब तक तू मेरा पीछा करेगा? तू इसलिए मेरा पीछा कर रहा है ना क्योंकि तुझे लड़ना सीखना है, ताकि तू बदला ले सके। हाँ, मुझे सीखना है। दाजुन हैरान था। उसने फिर से बोला, ठीक है, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे स्ट्रीट फाइट्स किया जाता है, पर उसके पहले तुझे उस लड़के को हराना पड़ेगा। वो पाक जंग ह्यून है, तुझे तो पता ही होगा। उसी ने तुझे उस दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला किया था। तूने उसके सर पे ईंट से वार भी किया था। देख, वो हमला इतना भी बुरा नहीं था, पर उतना अच्छा भी नहीं था। वो बस एक रिएक्शन था जो तू इतना वार सहने के बाद किया था। पर असल में एक फाइट तभी जीता जाता है जब तू डोमिनेट करता है उस फाइट को। तेरा मन नहीं करता अगर तू उनके जगह पे होता और वो बुली किए जाते? तुझे अभी वही करना है। दाजुन समझ गया था उसे क्या करना है। कभी मैं चारा हुआ करता था, अब शिकार करने की बारी मेरा है। चैप्टर के शुरुआत में हमें स्कूल के एक पास्ट इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, दाजुन, उस दिन जब मैं सब क्लासमेट्स के सामने तेरा पैंट उतार दिया था, और उस दिन मैंने तुझ पर पानी भी फेंका था जब तू बाथरूम में था, और मैंने आज तक तेरे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था उस सब के लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। असल में मुझे बहुत बुरा लगा तुझे उस दिन हर्ट होते देख, तो प्लीज क्या तू मुझे माफ कर देगा? ये लड़का जुंग ह्यून था। दाजुन काफी सरप्राइज होता है जुंग ह्यून के इस बर्ताव से। ली डुआन उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। उसने बोला, क्या सोच रहा है इतना? जुंग ह्यून तुझसे माफी मांग रहा है ना? चल जल्दी से हाथ मिला और बेचारे को माफ कर दे। दाजुन कहता है, हाँ ठीक है। जुंग ह्यून हाथ आगे करता है। दाजुन भी ये देख के हाथ आगे बढ़ाता है। दाजुन ने उसका हाथ पकड़ा ही था तब जुंग ह्यून उसका मुट्ठी जोर से कस लेता है। दर्द के मारे दाजुन चीखता है, जुंग ह्यून, मेरा हाथ छोड़ दे। जुंग ह्यून बोलता है, तो कैसा लगा तुझे मेरा अपॉलॉजी? तू देख रहा मैं तेरे लिए कितना बुरा फील कर रहा हूँ। क्लास के दूसरे बच्चे ये देख के हंस रहा था। जुंग ह्यून ने बोला, अब से मैं तुझसे ऐसे ही माफी मांगूंगा, समझा? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दाजुन बिल्कुल जुंग ह्यून के ठीक ऊपर एक बिल्डिंग के स्लैब में घात लगाकर बैठा हुआ था और फिर सही मौका देखकर जुंग ह्यून के ऊपर छलांग लगाया। जुंग ह्यून शॉक हो गया। दाजुन जुंग ह्यून के कंधे पर
जोरदार वार किया अपने पैर से। जुंगह्युन उस हमले से थोड़ा दूर जाके गिरा। ये सब होते हुए वो लंबे बाल वाला लड़का भी देख रहा था। डाजुन ने सोचा, मुझे लगा ही नहीं था ये इतना आसान होगा। तो ये सच है कि पहले वार करने वाले हमेशा जीतते हैं। डाजुन मन ही मन खुश था। तभी एक जोरदार मुक्का डाजुन के मुंह पर पड़ा। जुंगह्युन ने बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, एक्सपेल्ड स्टूडेंट डाजुन आया है मुझे मारने। साले लूजर, तू अपना औकात भूल गया है क्या? इतना मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई। और फिर लगातार डाजुन के ऊपर पंचेस मारने लगा। ये देख के वो लड़का सोच रहा था कि डाजुन का पहला वार सही था, लेकिन उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है। डाजुन बहुत मार खा रहा था। जुंगह्युन उसे दूर धकेल दिया और बोला, मुझे तो जैसे कमजोर को मारकर मजा आता है, बिल्कुल एक खिलौने की तरह जो आसानी से टूट जाता है। और आज मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। जुंगह्युन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डाजुन ने एक डस्टबिन बैग लेकर उसके मुंह पर फेंकता है। जुंगह्युन कुछ समझ पाता उसके पहले ही डाजुन उसको सामने से पकड़ लेता और सामने धकेलने की कोशिश करता है, पर उसका ताकत काफी नहीं था जुंगह्युन को हराने के लिए। वो उसे फिर से मारने लगता है। डाजुन ने इसी बीच उसके आंख पर हमला करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में साफ पता चल रहा था कि डाजुन को ऐसे फाइट्स का अनुभव नहीं है। वो लड़का भी ये देख रहा था। उसने बोला, तो ये तब से मेरा नकल किए जा रहा था। हर एक मूव्स बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैंने किया था, लेकिन बहुत ही बेकार आइडिया था वो। अब तो ये बुरा फंस गया। जुंगह्युन उसका उंगली बहुत बुरी तरह से मूड रहा था। डाजुन दर्द में चीख रहा था। तभी जुंगह्युन ने देखा डाजुन इतना सब होने के बाद भी उसे घूर रहा है। जुंगह्युन ने बोला, साले मुझे ऐसे घूरना बंद कर। और फिर डाजुन के मुंह पर 2-3 थप्पड़ झड़ दिया। तुम चाहते हो मैं पाक जुंगह्युन को हरा दूं? फिर तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? क्यों, तुझे नहीं लगता कि तू उसे हरा पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। चल अच्छा है, पर क्या तुझे लगता है तू उसे हरा पाएगा? क्योंकि उसके पास तेरे से ज्यादा ताकत है और ऐसे में तेरा टिक पाना काफी मुश्किल है। हाँ, तुम सही हो। लेकिन ये तो एक स्ट्रीट फाइट है और यहां कोई नहीं होगा जो सही गलत का फैसला करेगा। यहां सिर्फ जीतना मैटर करता है, और उसके लिए चाहे तुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। वो लड़का डाजुन को ऐसे मार खाते देख वहां से चले जाने का फैसला लेता है, पर तभी देखता है डाजुन एक पेपर से मुड़ा हुआ चीज निकालता है। जुंगह्युन कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर उसे लगा डाजुन ये फाइट जीतने के लिए नाइफ लेके आया है। जुंगह्युन कैसे भी करके डाजुन को रोके रखने की कोशिश करता, पर डाजुन के मुंह पर तभी एक अजीब सा स्माइल झलकता है। वो पूरा जोर लगा देता है डाजुन को पकड़े रखने का। असल में जुंगह्युन भले ही डाजुन से ज्यादा ताकतवर है, पर उसके सामने भी जब कोई नाइफ लेके खड़ा होता है तो वो भी डर जाता है। वो डर के मारे गिर जाता है और उसका मौका लेकर डाजुन उसके ऊपर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता है। वो पीछे हट जाता है और भागने लगता है, पर वो जिस दिशा में जा रहा था वहां डेड एंड था। वो पीछे मुड़ता है और वहां डाजुन नजर आता है, जिसका चेहरा काफी डरावना था। Jung tried to run away from Dajun, but where he was going was a dead end. Dajun stood right behind him, an evil smile on his face. He pounced on Junghan and repeatedly punched him in the head and face. Jung was taking a beating, thinking, how am I getting beaten by this loser? He only has that weapon, so if I could do something with that thing, I wouldn't be getting beaten like this. Dajun kicked Jung hard, causing Jung to scream in pain. Dying. Jung looked injured. He said, "Please stop now. You hit me right where I was already hurt. It hurts so bad. No. I probably broke a bone." But Dajun was furious. He attacked him again and said, "My high school life was ruined because of you. Every day I begged for forgiveness. What about that? Every day I felt like death was better than this.
spoke, Dajun was remembering the days when he was bullied at school. The boy, seeing this, thought, "This guy is so naive. I never thought he would win." He suddenly noticed Dajun was lost in his emotions while saying this, and Young took advantage of this opportunity to overpower him again. You think I'd lose to a loser like you? A jerk like you doesn't have the courage to hit anyone. Young took Dajun's rolled-up knife from him and stabbed him in the leg. Seeing this, even the long-haired boy was shocked. Just then, Dajun broke into a smile. In reality, what Young had been afraid of, thinking it was a knife, was actually a ruler. This action enraged Young. Dajun continued smiling. So, when he told me to wait, he was working on this plan, Im Dajun, you turned out to be more interesting than I thought. Jang Hoon was furious. He kept punching Dajun in the face. He said, "I'll kill you today." Young was furious. Just then, the boy came over and, mocking Young, poured juice on his head. "Now you're crossing the line." "You won't survive now, you bastard!" He moved forward to strike, but the boy landed a powerful sidekick to Jang Hoon's face. That one kick knocked Young down. The boy approached Dajun and said, "You know, if I weren't here today, he would have killed you. You fought well, but your luck is bad. You lost, but that means I won't teach you how to fight." Dajun wondered why he had gotten carried away by his emotions during the fight and gotten his chance. Now his life would remain the same. He said, "Why? Why? I keep losing to them." He couldn't control his aggression. The boy was watching. He said, "I know you want to be strong, so I'll give you one last chance, but this time the challenge will be even more difficult for you." The boy was taking Dajun somewhere. They were talking as they went. The boy said, "For you, perhaps the people who bullied you in school are the worst people in this world." "Yes, absolutely. But the truth is, there are even more vile and dangerous people in this society. More dangerous than you can even imagine. Now that you've decided to live outside, you might encounter people like these. And those who have nothing to lose are the most dangerous. You are asking where we're going, right? We're going to where such people will gather." They had arrived at a large white building. Dajun was surprised. Just then, the boy pushed Dajun. He entered the building. The boy from behind said, "Now you have to survive here?" "What kind of survival?" Standing right in front of Dajun was a boy who looked very strong. His fear was clearly visible on Dajun's face. चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डाजुन 3 लड़कों और एक लड़की के सामने बैठा होता है। जो लड़का डाजुन से बात कर रहा होता है उसका नाम छा डयोब होता है। वो लोग डाजुन को वहां एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन लोगों में फिर बात होता है। तो तू बोल रहा है कि तू हमारे घर पर रहना चाहता है ताकि तू सीख सके कि फाइट कैसे करते हैं? हाँ। और ये किसने बोला? चो हैंगिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बंदा तुझे यहाँ रखकर खुद भाग गया। अच्छा, तू फाइट करने में अच्छा है क्या? नहीं। वो तो तुझे देखकर ही लग रहा था। वो सब छोड़, तूने पहले कभी घर का काम किया है? नहीं। अरे यार, इससे तो कुछ भी नहीं आता। ये हंगिल क्या सोचकर इस यूजलेस को यहाँ छोड़ गया? अब मैं इसे निकाल भी नहीं सकता। वो कमीना हंगिल इसे छोड़कर गया है। डेयोब के पास जो लड़का खड़ा हुआ था उसने बोला, अभी छोड़ वो सब डेयोब, बहुत रात हो गया है, तो फिलहाल इसे यही सोने देते हैं। फिर डेयोब डाजुन को लॉन्ड्री रूम में ले जाता है और बोलता है वहीं सो जाने के लिए। और फिर डेयोब कहता है, और ये मत सोचना कि हम तुझे यहाँ फ्री में रख रहे हैं। तुझे घर का काम करना पड़ेगा। चलो, कल मिलते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि डाजुन टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है। अगले सीन में डाजुन एक बड़ा फ्लावर पॉट उठाकर शिफ्ट कर रहा होता है। खाने के टाइम पर हम देखते हैं कि वो चारों लोग साथ बैठकर खा रहे होते हैं।
लेकिन डाजुन अकेला लॉन्ड्री रूम में खाना खा रहा होता है। कुछ समय बाद डाजुन कुछ सामान लेने बाहर गया होता है और जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में 4 लोग खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर डाजुन मन में सोचता है, मैंने कुछ दिनों से आसपास घूमकर देखा, यहाँ सब लोग गैंगस्टर जैसे क्यों लगते हैं। डाजुन का उनसे आई कांटेक्ट हो जाता है। वो सोचता है, ओह नो, इन लोगों से मेरा आई कांटेक्ट हो गया। प्लीज मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। उन 4 लोगों में से एक लड़का डाजुन को रोकता है। ओए रुक, तू मेरी गर्लफ्रेंड की लेग्स को तब से घूर रहा था क्या? जवाब दे कुत्ते। अगर तू झुककर मेरे से माफी मांगेगा तो मैं तुझे सही सलामत जाने दूंगा। डाजुन कोई जवाब नहीं देता और सोचता है, ये बंदा बस अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ कर रहा है, पर हैंगल ने बोला है कि मुझे इन गैंगस्टर्स के बीच ही सर्वाइव करना है। वो लड़का बोलता है, तू मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो डाजुन को मारने आता है और डाजुन भी पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहां अचानक से डायोब आ जाता है और एक शक भरे चेहरे से उस लड़के को देखता है। डायोब बोलता है, तू मेरे हाउस बॉय के साथ क्या कर रहा है? डायोब उस लड़के को पुश दे देता है और डाजुन से कहता है, अगर तेरी शॉपिंग हो गई है तो जल्दी आकर वेरांडा क्लीन कर। इन जैसे कचरा लोगों के आसपास मत घूम। वो लड़का डायोब को गालियां देता रहता है, लेकिन उसके साथ वाला दूसरा लड़का कहता है, छोड़ दे ह्योंगताई, तूने उनके बारे में रूमर सुने हैं ना? उनके साथ किम टेक भी है। ये लोग चो हंगिल वाली क्रू में हैं। लेकिन ह्योंगताई बिल्कुल बात नहीं मानता और अचानक एक नाइफ निकालकर डायोब पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। डायोब तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और एक टेक्निक से उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर ह्योंगताई के बाकी दोस्त और डाजुन दंग रह जाते हैं। डायोब फिर ह्योंगताई के दोस्तों को देखते हुए कहता है, और किसी को फाइट करनी है तो आ जाओ। डाजुन मन ही मन सोचता है, क्या हैंगल के सारे दोस्त ही इतने पावरफुल हैं? कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ह्योंगताई गुस्से में डायोब को गालियां दे रहा है और अपना सिर गेट पर मार रहा है। तभी कोई आता है जिसका फेस नहीं दिखता और वो ह्योंगताई से कहता है, क्या तुम सच में चो हंगिल के लोगों को मारना चाहते हो? अगर मैं उसमें तुम्हारी मदद करूं तो कैसा रहेगा? कुछ दिन बाद नाइट सीन, सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। हायंगटे घर के बाहर आता है। उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर होता है। वह गैस ऑन करके घर के अंदर गैस लीक करवाने लगता है। उसी समय डाजुन टॉयलेट जाने के लिए उठता है और उसे गैस की स्मेल आती है। वह जल्दी से दौड़कर दरवाजा जोर से खोलता है और दरवाजा जाकर ह्योंगताई की नोज पर लग जाता है। डाजुन उसे पहचान लेता है, लेकिन ह्योंगताई तुरंत भाग जाता है। डाजुन सोचता है, क्या वो सच में सबको एक साथ मारने की प्लान बना रहा था? फिर दिखाया जाता है कि डाजुन उसका पीछा करते हुए सोच रहा है। डायोब ने मुझे यूजलेस बोला था। मुझे उन सबको गलत साबित करना है। डायोब की नींद अचानक खुल जाती है। हम देखते हैं कि चारों लोग बालकनी में खड़े हैं। भागते भागते ह्योंगताई रुकता है और बोलता है, वो कमीना ठीक कैसे है? क्या वो सब एक ही कमरे में नहीं सोते? तभी कोई तेज आवाज में चिल्लाता है, मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ एक कमरे में नहीं सोता। हम देखते हैं कि ये आवाज डाजुन की है। वो गुस्से में बोलता है, अब तू भागकर कहाँ जाएगा? फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। डाजुन और डायोब दोनों उस व्हाइट बिल्डिंग के रूफटॉप पे खड़ा हुआ दिखता है। डाजुन डायोब से बात करने की कोशिश करता है, पर डायोब डाजुन को देखकर चीढ़ जाता है और बोलता है, मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था मेरे सामने मत आ। तुझे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। डाजुन उसके बातों का कोई कदर ही नहीं करता और बोलता है, मुझे तुम जैसे फाइट करना है। तुमने जब उस गुंडे को एक पंच में ढेर कर दिया वो कितना कूल था। मुझे भी वो सीखना है। डायोब ये सुन के पक गया था। उसे लग रहा था डाजुन बस एक बोझ है, उसमें कोई फाइट सीखने लायक टैलेंट नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए उसने चो हंगिल को ब्लेम किया, जो डाजुन को इधर छोड़ के खुद वहां से चला गया। उसको बस डाजुन से पीछा छुड़ाना था, इसलिए उसने डाजुन को एक जंप रोप दिया और बोला, देख तुझे कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और तुझे शुरुआत इससे करना होगा। पर मुझे कितना ट्रेनिंग करना पड़ेगा ये तो बोलो। मैं एक बार में 1 लाख जंप्स कर सकता था। पहले के समय में मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता था। डाजुन ये सुन के चौंक गया। उसके अगले दिन देखते हैं डायोब जो डाजुन को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, कहाँ चला गया ये कमीना? कल रात से मुझे दिखा ही नहीं। वो कहीं मर बर तो नहीं गया? उसने कल रात के बर्तन भी नहीं धोया।
वो फिर सोचने लगा ये डाजुन सच में 1 लाख रोप जंप्स करने तो नहीं चला गया। वो रूफटॉप की ओर ही जाने लगा और उसने जो देखा उससे वो दंग रह गया। डाजुन स्किपिंग कर रहा था और वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। उसने कोटिंग बताया और 47,000 जंप्स बचा है। डाजुन ने थकान भरी आवाज में बोला, मैं तुम जैसा ताकतवर बनकर ही रहूंगा। डेयोब बोला, तुझे लगता है स्किपिंग करने से आदमी ताकतवर बनता है? हाँ, ये सब छोड़ और जाके कल रात के डिशेस क्लीन कर। फिर हमें प्रेजेंट का फाइटिंग सीन दिखाता है। डाजुन ह्युंगटे पर एक पंच मारता है पर वो उसे डिफेंड करता है और डाजुन पर पलटवार करता है। ह्युंगटे बस उस जगह से जल्द निकलना चाह रहा था पर डाजुन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। ह्युंगटे अपने एल्बो से उसके मुंह पर वार करता है और जल्दी से वहां से भागने लगता है। डाजुन वहां पड़ा हुआ था। ह्युंगटे सोचता है, मुझे जल्दी ही इस जगह से बच के निकलना होगा। मैं ऑलरेडी इस गैंग के टारगेट में हूं। अगर ये लोग मुझे यहां पकड़ ले तो छोड़ेगा नहीं। पर डाजुन तभी उसका पैर पकड़ लेता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है और बहुत जोर से जमीन से टकराता है। डाजुन उसका शर्ट पकड़ के उठाता है पर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर डाजुन शॉक हो जाता है। ह्युंगटे एक नाइफ उसके तरफ करते हुए पकड़ा हुआ था और बोला, तुझे मेरा पीछा करते हुए यहां तक नहीं आना था। डाजुन को अब समझ आया अगर सामने कोई नाइफ लेके खड़ा होता है तो कैसा महसूस होता है। ह्युंगटे फिर बोलता है, तुझे लगा मैं तुझसे डरकर वहां से भागने लगा। तूने गलती कर दिया। ह्युंगटे फिर डाजुन के ऊपर नाइफ से वार करने लगा पर डाजुन भी उसे कैसे डॉज कर रहा था। और फिर एक टाइम आया जब डाजुन डॉज करते हुए एक गार्बेज स्टैंड में गिर जाता है। ह्युंगटे बिल्कुल उसके ऊपर आ गया था और वो बार अकड़ने ही वाला था। तभी डाजुन देखता है वहां एक प्लास्टिक ट्रे मौजूद है। वो तुरंत उसके बचाव के लिए वो सामने लेता है। ह्युंगटे एक बार से ट्रे 2 टुकड़े में बट जाता है। अब डाजुन के पास बचाव के लिए कुछ नहीं है। ह्युंगटे एक ईवल स्माइल करता है और नाइफ चलाता है। फिर हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लोग बालकनी में खड़े थे और एक दूसरे को उठा रहे थे। किम टेक बोलता है, ये सब उस मार्केट वाले कमीने का हरकत है ना? एक और लड़के ने बोला, लेकिन हमें बचाया किसने? इम डाजुन वो यहां नहीं दिख रहा। कहीं वो तो नहीं? पर वो आखिर गया कहां? डायोब बोलता है, वो उस लड़के के पीछे गए जिसने इस गैस को लीक किया हमारे अपार्टमेंट पर। क्या सच में? वो पागल हो गया है क्या? एक ऐसे खतरनाक गुंडे के पीछे वो अकेले चला गया। आखिर क्या सोच के? वो जरूर अब कुत्ते की मौत मरेगा। डायोब बोलता है, नहीं, वो नहीं मर सकता। अगला सीन दिखाया जाता है जहां डाजुन बोलता है, डायोब जल्दी उठ जाओ। तुम लोगों ने मेरा बहुत मदद किया है। अब मेरी बारी है एहसान चुकाने का। डायोब अभी भी नींद में होता है और नींद में ही बात कर रहा होता है। डायोन बोलता है, ये अभी भी नींद में ही है शायद। डायोब, इस एहसान के बदले तुम्हें अब मुझे फाइट करना सिखाना होगा, याद से। डायोब तब भी नींद में बात कर रहा था और उसने बोला कि उसे कुछ चाहिए। डाजुन को लगा डायोब ने उसे उस लड़के को पकड़ कर लाने को बोला जिसने इस अपार्टमेंट में वो गैस लीक किया था। डाजुन ने बोला, ठीक है, मैं उसे पकड़ के लाऊंगा और फिर प्रूव कर दूंगा। मैं कमजोर नहीं हूं। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे उसके बाद फाइट सिखाओगे। डायोब कुछ बोलने के हालत में नहीं था। डाजुन खुद ही उसे 7 प्रॉमिस निभाने वाला रिचुअल कर लिया और वहां से भागते हुए गया। अगले सीन में वो फाइट सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है डाजुन ने उसके नाइफ के वॉर को हाथ से पकड़ लिया था। डाजुन के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल दिखता है। उसने बोला, तुझे लगा तू आसानी से मुझे मार देगा, अब मेरी बारी। डाजुन उसे उस ब्रिज के रालिंग की तरफ धकेलने लगा। ह्युंगटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डाजुन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। डाजुन उसका कलाई पकड़ा और खुद को आगे लेके आया। ह्युंगटे को लगा डाजुन डायोब जैसा ही उसे फ्लिप करके वार करेगा। उसने हंसते हुए बोला, तुझे क्या लगा वो चीप ट्रिक्स मेरे ऊपर फिर से काम करेगा? ह्युंगटे ने नाइफ पकड़े हुए हाथ को और जोर से पुश किया ताकि डाजुन को और दर्द हो, लेकिन डाजुन फिर भी हंस रहा था। उसने तभी ह्युंगटे के ऊपर और प्रेशर दिया और ह्युंगटे के साथ खुद भी ब्रिज से कूद गया। डाजुन बिना कुछ सोचे ह्योंगटे के साथ खुद भी ब्रिज से कूद गया और गिरते हुए वो ब्रिज के दीवार से टकरा भी गया। इसी टकराने की वजह से ह्योंगटे के हाथ से वो नाइफ भी छूट गया। डाजुन अपने पीठ के बल नीचे गिरा
वो खुद को जैसे तैसे संभाला और योंगटे को गिरा हुआ देख वहां मौजूद एक पत्थर उठाया और योंगटे को मारने के लिए आगे बढ़ा। पर डाजुन देखता है वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस होके पड़ा हुआ है। असल में गिरते हुए योंगटे का सिर जाके जमीन से टकराया और योंगटे वहीं बेहोश हो जाता है। डाजुन इस बार सच में जीत गया था। वो आज से पहले ऐसे गैंगस्टर को हराने की बात सिर्फ सपने में ही सोच सकता था। वो काफी इमोशनल हो गया था, पर फिर उसको कई दर्द महसूस हुआ। वो चेक किया तो उसका हाथ खून से लथपथ हुआ था। उसने नोटिस किया योंगटे का नाइफ उसके पेट के बहुत अंदर तक चला गया है। वो ये देखकर वहीं बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद जब उसने आंखें खोला तो सामने डायोब खड़ा हुआ था। उसने बोला, तू उठ ही गया फाइनली। फिर उन लोगों ने डाजुन को बताया कि एक रनअवे फैमिली, मतलब एक ऐसा संस्था जो बेघर बच्चों की सहायता करते हैं, उन्होंने डाजुन का इलाज किया। डॉक्टर ने उसके पेट से वो नाइफ सेफली निकाल दिया है और ऑपरेशन के बाद से वो कई दिनों तक होश में नहीं था। जब डायोब और बाकी सबको डाजुन उस ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ मिला तो वहां योंगटे नहीं था। वो शायद किसी तरह वहां से भाग निकला। डायोब ने बोला, तू भले ही उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रहा, पर हम लोगों की जान बचाने वाला भी तू ही था और उसके लिए हम लोग तेरे आभारी हैं। किम टेक ने बोला, तूने जो बिना सोच के ब्रिज से कूद गया, ये बहादुरी साफ दर्शाता है कि हैंगल ने सही बंदे को चूज किया है। फिर हम देखते हैं डाजुन किसी को देखकर चौंक जाता है। वो और कोई नहीं, चो हांगिल था। उसने कहा, तो इस टेस्ट में तू पास हो गया। अब तुझे सीखना होगा कि असल में स्ट्रीट फाइट्स करते कैसे हैं। डर लग रहा है तो अभी बोल दे। बस मुझे यहाँ से डिस्चार्ज होने दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हमें फिर से चो हांगिल का अपार्टमेंट दिखाते हैं। वो लोग डाजुन के लिए कुछ स्पेशल ट्रीट्स का इंतजाम कर रहे होते हैं। किम टेक बोलता है, तो क्या सच में उसे पोर्क बेली खाना पसंद है? सब लोगों में कुछ हंसी मजाक चल रहा होता है, पर डाजुन को सैड देखकर किम टेक बोलता है, देख, हम सबके अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ऐसे ही किसी को साथ में लेकर नहीं चल सकते थे। एंड आई होप तू समझ सकता है, एंड उसके लिए सॉरी। डेजुन ने बोला, मैं जानता हूँ, मैं बस ये कभी नहीं सोचा था कि बेघर होके जीना इतना कठिन होगा। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, पर अब मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा। ये सुनकर डेओब ने बोला, अगर तुझे लगता है सिर्फ तेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सबके जिंदगी में कुछ न कुछ हादसा हुआ है। किसी के फैमिली नहीं है तो किसी को अपने फैमिली से निकाल दिया गया है। यहाँ रहते हुए हम लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, और अब तू भी है। अगर तुझे लगता है कि तेरे पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तू यहाँ रह सकता है हमारे साथ। और हाँ, तू चिंता मत कर, इस बार तुझे घर के सब काम नहीं करना पड़ेगा। फाइनली डेजुन को यहाँ एक्सेप्टेंस मिला। डेजुन भी खुश नजर आ रहा था। फिर वो लोग सो जाते हैं। अगली सुबह डेजुन नींद से उठता है। वो सब बॉयज के साथ एक ही रूम में सो रहा था। वो सबके साथ नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करता और सबसे काफी तरीके से बात करता है। उसने एक चार्ट भी बनाया जहां वो सबको एज ग्रुप में डिवाइड करता है। 19 साल में सिर्फ चो हांगिल था, 18 में किम टेक और हा सुन बिन, और 17 साल में चा डेओब, होंग गायोंग और वो खुद रहता है। घर के काम भी अब डिवाइड हो गए थे सब मेंबर्स में, पर डिफरेंस यही था कि सभी कोई ना कोई जॉब करता है जिससे वो लोग घर के खर्चे में कंट्रीब्यूट करता है, सिवाय उसे और हैंगिल को छोड़ के। हैंगिल डेजुन को देखकर कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया, तुझे फाइट सीखना था ना। डाजुन ने बोला, तुम्हें अजीब नहीं लगता? घर के बाकी मेंबर्स जॉब कर रहे हैं, बस हम दोनों को छोड़कर। अरे कुछ नहीं होता, तू चिल मार, मैं यहाँ का लीडर हूँ ना, बस भरोसा रख मुझ पे। अगले ही दिन डेयोब डाजुन को लात मारकर घर से निकाल देने लगा। उसने बोला, चल बाहर जाके कुछ काम कर ले, तुझे बहुत बराबरी करना है ना हम सबकी, तो इस मामले में भी क्यों नहीं। और तूने उस कमीने की बात मान कैसे लिया जिसका 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ। दूर से हैंगिल उसे देख रहा था। उसने बोला, अब मैं तुझे फाइट तभी सिखा पाऊंगा जब तू अच्छे से जॉब करेगा। गुड लक।
कुछ दिन बाद हम दिखाया जाता है डाजुन उसी जगह के आस पड़ोस के एक पिज्जा शॉप में एज अ पार्ट टाइमर का काम कर रहा होता है, पर सिर्फ 2 दिन वहां काम करने के बाद ही उसे वो जॉब छोड़ने का मन करता है। वहां नए पार्ट टाइमर के साथ ओनर बहुत ज्यादती करता है। कोई भी छोटी भूल चूक होने पे बातें सुना देते हैं। एक दिन वो बस ओनर के डांट से बचने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना देकर वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक सुंदर लड़की आते हुए दिखता है। ये नेउन होती है, ओनर की डॉटर। वहां ओनर ने कहा, नेउन, अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ थोड़ा काम का प्रेशर है, तो तुम उस नए पार्ट टाइमर के साथ आके मेरी कुछ मदद करो। दाजुन उसके खूबसूरती देखकर थोड़ा रुक जाता है। फिर वो सोचता है, लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, पर कभी कोई लड़की ने दाजुन पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उस लड़की ने दाजुन के एकदम क्लोज जाकर बोला, हाउ क्यूट। दाजुन को पता नहीं था इसी लड़की की वजह से दाजुन का लाइफ बदलने वाला था। दूसरी तरफ हमें एक चौल टाइप इलाका की एक गली दिखाया जाता है। एक लड़का वहां पड़ा हुआ था। उसने बोला, मैं सच में कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो। हैंगिल ने बोला, जा उस कमीने से बोल देना जिसने हमारे अपार्टमेंट में गैस लीक किया है। अगर उसको लेकर मेरे पास नहीं लाया तो मैं खुद उसे ढूंढ के वही खत्म कर दूंगा।